नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। जौलीग्रांट में शिवराज सिंह चौहान का करेंगे भव्य स्वागत। हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। संत समाज के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में 100 से अधिक संतों के शामिल होने की भी संभावना है। दोपहर बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान को देंगे विदाई। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है हरिद्वार में? शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी। जी बिल्कुल। देखिए, लगातार हमने देखा कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो दूसरे दिन फिर आज हरिद्वार पहुंचेंगे। एक दिन पहले शनिवार को भी मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे थे और साधु संतों के बीच में आगे एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो सीएम धामी है वो हरिद्वार पहुंचेंगे। साधु संतों के बीच में आके आज जो है आशीर्वाद लेकर कहीं न कहीं ये कार्यक्रम इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि साधु संतों के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम है, जिसमें आज सीएम धामी शिवराज सिंह चौहान प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे जो स्थानीय विधायक जो कैबिनेट मंत्री है वो भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और कई साधु संतों महामंडलेश्वर भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि आज साधु संतों के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया उसमें दूर दराज के तमाम जो महामंडलेश्वर वो भी इसमें पहुंचेंगे, प्रतिभाग करेंगे। और जिस तरीके से 2027 में महाकुंभ मेले का आयोजन भी होना है, तो उसको लेकर भी आज सीएम धामी जो है साधु संतों के साथ में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा कि सीएम धामी हरिद्वार पहुंचते साधु संतों का आशीर्वाद भी लेते। आज फिर जब सीएम धामी पहुंचेंगे तमाम महामंडलेश्वर भी इस कार्यक्रम में होंगे, तो कुंभ को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन मनोज, ऐसे में किस तरह की चर्चाएं सार्थक रहने की संभावनाएं भी हैं? और जब क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड में हरिद्वार में सबसे ज़्यादा दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में किस तरह की रूपरेखा है? क्या हरिद्वार पर फोकस भी है क्या पूरी तरह से, क्योंकि इलेक्शन का समय भी आने वाला है? जी बिल्कुल। देखिए विशाल, लगातार हमने ये बात देखी है कि पिछले एक महीने से करीब जो सीएम धामी है यहाँ पे लगभग 6 से 7 हरिद्वार के दौरे कर चुके हैं लगातार। अब से एक दिन पहले जब सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे थे तो तब भी जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो कहीं न कहीं साथ में सीएम धामी के पहुंचे थे। आज भी जब सीएम धामी हरिद्वार पहुंचेंगे तो कई नेता भी यहाँ पे होंगे, तो कई तरह की चर्चा भी की जाती है। कई लोग इस बात को कहते हुए सुनाई देते कि कहीं ऐसा ना हो कि सीएम धामी जो इस बार विधानसभा का चुनाव है वो हरिद्वार से लड़े। तो कई तरह की चर्चा होती है यहाँ पे। विपक्ष भी कई जो आपस में जो गुट होते हैं वो कई तरह की चर्चा करते हैं, लेकिन ये बात तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगी। लेकिन फिलहाल जब आप सीएम धामी पहुंचे तो साधु संतों के बीच में पहुंचेंगे, तो सबसे अहम बात ये है कि कुंभ मेले का आयोजन भी होने, तो इसको देखते हुए साधु संतों के बीच में सीएम धामी का पहुंचना बहुत अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर निर्वाचन विभाग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राजनीतिक दलों को एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि ड्राफ्ट रोल में शामिल करीब 71 लाख मतदाताओं में से अनमेड और विसंगति वाले 24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें से 15 लाख से अधिक नोटिसों पर अब तक सुनवाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष मामलों पर कार्रवाई जारी है और पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संपादित की जा रही है। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 9 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पर्यवेक्षक अधिकारी के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और सीपीआई-एम समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और अपने सुझाव रखे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, तो दूसरी तरफ बैठक भी की गई। ऐसे में बैठक में क्या कुछ सार्थक चर्चा रही है? देखिए विशाल, उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर निर्वाचन विभाग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ के जो प्रतिनिधि है उनके साथ बैठक की है। और बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने जिस तरह से राजनीतिक दलों के साथ एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए ड्राफ्ट रोल में शामिल करीब 71 लाख मतदाताओं में से जो अनमेड हैं उनकी बात करें तो विसंगत वाले 24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है और ये जानकारी उनके द्वारा दी गई है, जिनमें से 15 लाख में से अधिक नोटिसों पर अभी तक जो है सुनवाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि शेष मामलों में कार्रवाई जो है वो जारी है और पूरी प्रक्रिया नियमानुसार जो है की जा रही है। जी, लेकिन योगेश, समय समय पर कांग्रेस कई तरह के आरोप भी लगाती है। हाल फिलहाल में उन्होंने कहा था कि उनके सिटिंग विधायक का ही
जो वोट है वो काट दिया गया, तो क्या उस पर भी चर्चा इस दौरान हुई? क्या कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचे थे क्या? देखिए, बिल्कुल वहां पर जिस तरह से राजनीतिक दल के लोग रहे, उन्होंने पूरी प्रक्रिया जो चल रही है उस पर जो है पूरी बातचीत की है। और विपक्ष ने जिस तरह से सवाल भी उठाया कि विधायकों के वोट तक काटने का काम जो है किया जा रहा है, इस पर पूरी तरह से जो है जो 9 वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने पर्यवेक्षकों के अधिकारी पर जो जिम्मेदारी दी गई है उन पर कहा है कि वहां पर फॉर्म 7 को जो है जमा कर दिया जा सकता है और पूरी जानकारी वहां पर की जाएगी। किसी भी जो वैध वोट है उसको नहीं काटा जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल उठाया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से प्रदेश में एसआईआर अभियान को लेकर कई शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड में जारी एसआईआर अभियान के दौरान मतदाता सूची से संदेहास्पद तरीके से नाम हटाने सहित कई अनियमितताएं हुई हैं। एसआईआर प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में याचिका भी दायर की है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उत्तराखंड में जारी एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर की आड़ में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की जा रही हैं। आरोप लगाया गया कि एसआईआर के नाम पर योग्य मतदाताओं, खासकर युवा व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं और कई को मृत या अनुपस्थित बताया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अज्ञात शिकायतों के आधार पर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, सूचनाएं वितरित नहीं की जा रही हैं और दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, एसआईआर की जो कार्रवाई हो रही है, इसको क्या पहले नहीं किया जाना चाहिए था? जब जब किसी राज्य में चुनाव आते हैं तब आप उस राज्य को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं और जिस तरीके से इस वक्त सामने दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति 6-6 हज़ार, 6,500 हज़ार लोगों के नाम की आपत्ति दे रहा है, तो पहली बात तो ये है कि उस एक व्यक्ति को इतने सारे नामों के खिलाफ आपत्ति देने की क्या ज़रूरत पड़ी? उसे कैसे पता कि उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए? हमें अपने अड़ोस पड़ोस में कितने लोगों का पता होता है, यानी कि सोच समझ के टारगेट करके किया जा रहा है। दूसरी चीज़, एक जगह पर जैसे मंगलौर में भी हुआ कि 150 आपत्तियाँ जो आई और जब कंप्लेनेंट और जिसके खिलाफ आपत्ति आई उन्हें बुलाया गया, तो जिसके खिलाफ आपत्ति हुई वो तो आ गया, लेकिन जिसने आपत्ति की वो नहीं आया। तो इसका मतलब है कि अब वो छुपता छुपाता फिर रहा है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से कह रहा है कि नहीं केस नहीं बनता, अरे तुम किसी को बदनाम कर दो, उसका नाम लिस्ट में डाल दो और फिर कहो कि जी हम इसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि केस नहीं बनता। तो भाई ये पूरी प्रक्रिया क्या है? लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए। और आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जहाँ जहाँ से चुन के आए हैं, वहाँ से अधिकतर जगहों पर ये दिख रहा है कि जिस जीत के मार्जिन से वो जीत के आए हैं उसी से थोड़ा ज़्यादा नाम काटा जा रहा है। तो क्या ये सोच समझ के किया जा रहा है? कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग कार्यालय को बंद पिंजरा बताया और आरोप लगाया कि ये केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया जाता और उनके साथ आतंकवादियों जैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। ज्ञापन को सलाखों के माध्यम से देने को कहा गया, जिससे उन्हें लोकतांत्रिक और आयोग की गरिमा का अपमान माना जाता है। वोट चोरी और कांग्रेस के मतों को कम करने की साजिश बताते हुए पार्टी ने जन प्रतिनिधित्व अध्ययन का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया और चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर बैठा रहा तो जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपनी शक्ति दोहराई और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन चुनावी धांधलियों से एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद बताया। बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आपत्तियां केवल कांग्रेस समर्थकों के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के नामों पर भी दर्ज की गई है। वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं के मुताबिक इस प्रक्रिया के नाम उनके और उनके परिवारों के सदस्यों के खिलाफ भी है, इसलिए कांग्रेस इसे बेवजह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है। देखिए, ये एसआईआर पूरे देश के अंदर एक साल जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है और कोई देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है।
एसआईआर हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। उसमें चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर काम हो रहा है। अब फेक वोट अगर काटे जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है, या जो लोग उन स्थानों पर नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं दूध में काला है, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी का कोई कारण है, कोई जायज कारण होगा तो चुनाव आयोग उसका समाधान करेगा। एसआईआर पर राजनीति सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। इससे पहले बिहार, पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर पर कई तरह के सवाल उठे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मई 2026 में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक माना। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इसी नीतिगत फैसले के तहत एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात करता है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11 सितंबर 2026 तक दावों और आपत्तियों के निस्तारण का काम तेजी से चल रहा है, जिसके बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गदरपुर में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेता चंदन नयाल की शिकायत जांच में गलत पाई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2015 में मृत महिलाओं प्रेमवती के नाम से 5 फॉर्म 7 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। मामले की जांच सामने आया है कि शिकायत में बताई गई प्रेमवती और फॉर्म 7 दाखिल करने वाली प्रेमवती 2 अलग अलग महिलाएं हैं। जहां जांच के दौरान प्रेमवती पत्नी ब्रजलाल खुद एसडीएम कार्यालय पहुंची और उन्होंने 5 आपत्ति स्वयं दाखिल करने की पुष्टि भी की। इसी को लेकर एसडीएम गदरपुर अमृता शर्मा ने बताया कि जांच में किसी मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी फॉर्म 7 दाखिल किए जाने का आरोप सही नहीं पाया गया है। जिनके द्वारा आपत्ति लगाई गई थी वो जीवित हैं और उनका जो एपिक कार्ड था वो बिल्कुल उसके आधार पर उनकी पहचान की गई। वो स्वयं भी मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर ये बयान दे के गई हैं कि उक्त जो आपत्तियां हैं वो उन्हीं के द्वारा लगाई गई हैं। और साथ ही इसकी भी जांच की गई कि जो शिकायतकर्ता द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र और वोटर आईडी दी गई थी वो किसकी थी। तो वो जब जाँच में पाया गया कि वो जो प्रेमवती हैं 2015 में एक्सपायर हो चुकी थी और उनका नाम आज की डेट में वोटर लिस्ट में भी नहीं है और दोनों के पति के नाम में भी भिन्नता है। जो प्रेमवती एक्सपायर हुई हैं उनके जो पति का नाम है वो मदन लाल है, जबकि जो प्रेमवती जिनके द्वारा आपत्ति लगाई गई है उनके पति का नाम ब्रजलाल है। तो संभवतः दोनों के नाम समान होने के कारण ये भ्रांति उत्पन्न हुई है, लेकिन वर्तमान में वो जो आपत्ति जिनके द्वारा लगाई गई है प्रेमवती वो जीवित हैं और ये आपत्ति सही पाई गई। रुड़की में ठेके कारोबारी अमन हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है और ऐसे में देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नगला इमरती के पास बाइक सवार 3 संदिग्धों को घेरने का प्रयास भी किया, जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी को लेकर एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया है कि घायल बदमाश ने पूछताछ में अमन की हत्या में बदमाश समेत 3 लोगों में शामिल होने की बात कही है। फरार 2 बदमाशों की तलाश में टीमों द्वारा कॉम्बिंग भी की जा रही है। एक बाइक में 3 सवार जा रहे थे। पुलिस ने उनको रुकने को बोला तो रुके नहीं, उनका पीछा किया तो आगे जाके जब उनकी बाइक गिरती है तो उनमें से एक बंदे ने पुलिस के दिल पे फायर किया। पुलिस ने भी जवाब में फायर किया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है, जो अभी सौरभ तेजपुरिया के नाम से हॉस्पिटलाइज है, घायल के तौर पर उसको लाए हैं। तो उसने ये बताया कि उसके साथ जो बाकी 2 लोग थे वो अर्पित सैनी और दूसरे का नाम है दीप यादव, वो 2 लोग फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए हमारी टीमें अभी लगी है। पूरे देहात को, पूरे सिटी क्षेत्र को अलर्ट कर दिया गया है। और इसने अभी बताया कि साहब जो कल घटनाक्रम हुआ वो मेरे द्वारा ही किया गया, मेरे साथ और मेरे साथी थे। इसके कब्जे से एक तमंचा भी रिकवर हुआ है, बाकी आगे लीगल कार्रवाई चल। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला भी था और पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? जी किसान, बता दूं जिस तरीके से रुड़की में देर रात ये जो हत्याकांड था उसके जो आरोपी थे उसको रोकने में जो पुलिस द्वारा प्रयास किए गए थे, ये भागने का प्रयास कर रहे थे और लगातार इस तरीके से देखा जा रहा था कि 2 दिन से पुलिस इनके पीछे पड़ी थी और लगातार ये भी देखा जा रहा था कि पुलिस की टीमें दबिश भी दे रही थी, लेकिन देर रात
जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के दौरान पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने अपना बचाव करते हुए फायरिंग किया, तो जिसमें एक जो है बदमाश को मारा गया था और जो दो लोग थे वो फरार हो गए थे। जो एक के पैर में गोली लगी थी, उसके बाद उसको जिस तरीके से देखा गया कि देर रात्रि रुड़की उप जिला अस्पताल में भर्ती करा गया और तुरंत तत्पश्चात जो पुलिस के आला अधिकारी थे मौके पर पहुंचे और दोनों जो बदमाश फरार थे उनकी जो अभी की तत्कालीन जो स्थिति दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो 2 लोग रात को फरार हुए थे उनको भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और साफ तौर से पुलिस का अब दिन दोपहर खुला देखना होगा कि आगे और क्या निकल के अपराधी लोगों का सामने आता है। जी बिल्कुल परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डोईवाला में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता संजय चौधरी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रक्षाबंधन मनाया, जहां कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की महिलाओं और बहनों ने संजय चौधरी को रक्षा सूत्र भी बांधा। इस अवसर पर संजय चौधरी ने बहनों को उनकी सुरक्षा और सम्मान का वचन देते हुए कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। साथ ही कहा कि इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखने और समाज में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ये महिलाओं के लिए है जो सम्मान, ये रक्षाबंधन का जो पावन त्यौहार है ये महिलाओं के लिए है और इस बार ही नहीं, हर बार हम रक्षाबंधन का ऐसे त्यौहार करेंगे, ऐसे मनाएंगे इसको और अपनी बहनों को सम्मान देते रहेंगे। महिलाओं का एकजुट रखने का कार्यक्रम। जी बिल्कुल, क्योंकि यूकेडी ने हमेशा आगे राज्य के हित में काम किया है, यूकेडी ने राज्य बनाया है, महिलाओं के सम्मान में यूकेडी हमेशा रही है, तो आगे भी यूकेडी ऐसे ही काम करेगी महिलाओं के सम्मान के लिए। आगे हमारा जो महिलाओं को सम्मान देना है वो आगे। रक्षाबंधन के मौके पर बागेश्वर की महिलाओं ने सरहद पर तैनात सैनिकों के लिए हाथ से खास राखियां तैयार की हैं, जहां इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल पर बनाई गई इन राखियों में सैनिकों के प्रति प्यार, सम्मान और आभार का संदेश दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को राखियां जिला सैनिक कल्याण विभाग को सौंप दी गई हैं, जहां से इन्हें कुमाऊं सेंटर के जरिए सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात सैनिकों तक पहुंचाया जाएगा। इन राखियों के जरिए जवानों को परिवार से दूर रहकर देश की रक्षा करने के लिए प्यार, सम्मान और आभार का संदेश दिया जाएगा। भेजी जा रही है, ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है और साथ ही इस बार का जो हमारे कार्यक्रम था हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय भी है कि हमने एक जो परंपरा शुरू की है, जो हमारे ज़िले की बहनों के द्वारा, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो हमारे सैनिक भाइयों के लिए रक्षाबंधन से पहले जो यहाँ से राखियाँ भेजी जा रही है, ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। और साथ ही इस बार का जो हमारे कार्यक्रम था आज़ादी के महोत्सव से पहले कि हर घर से तिरंगा हम लोग लहराएंगे देश के नाम, तो यही संकल्प को हमने आगे बढ़ाते हुए जो सैनिक हैं हमारे, जो हमारे देश के वीर सिपाही हैं, इनके लिए हर घर से एक राखी की डोर भेजने का हम बहनों ने जिम्मा उठाया है। बहुत सारी राखियाँ हमको रेड क्रॉस सोसाइटी को प्राप्त हुई है। रेड क्रॉस से जुड़े सभी बहनों द्वारा राखियाँ बनाई जाती है और स्वयं राखियाँ बनाकर जो हमारे देश के सैनिक जो बॉर्डरों में हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा उनको ये आभास न हो कि हम अकेले हैं, तो हम सब लोग उनके साथ हैं। ऐसे बहनों ने एक सुंदर कार्यक्रम करते हुए सैनिक कल्याण द्वारा ये राखियाँ जो हमारे रानीखेत अन्य जगह जो हमारे सैनिक हैं वहाँ भेजी जाएंगी। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का समय है, क्षण है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो बागेश्वर की है, उन्होंने जो है हमारे भाइयों के लिए जो बॉर्डर में या अलग अलग क्षेत्रों में है, हम इनको दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम कुमाऊं सेंटर को देंगे और वहाँ से हम चाहेंगे कि जो फील्ड में, बॉर्डर एरियाज में जो लोग समय पे अपने छुट्टी नहीं आ सकते हैं, तो वो आके इन राखियों को लें और अपनी बहनों को आशीर्वाद दें। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ, रेड क्रॉस टीम का, और जो बहनें हमारी आई हैं। उत्तराखंड अब पानी और सूरज के बाद धरती के भीतर छिपी गर्मी से बिजली बनाने जा रहा है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने जियो थर्मल एनर्जी नीति के जरिए बिजली उत्पादन की शुरुआत कर दी है। चमोली के तपोवन और उत्तरकाशी के गंगनानी में काम तेजी से आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में स्वच्छ ऊर्जा के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। राज्य अब नदियों के बाद जमीन के नीचे मौजूद ऊर्जा स्रोतों का भी इस्तेमाल करेगा। चमोली के तपोवन क्षेत्र में गर्म पानी के स्रोतों से बिजली बनाने की संभावनाओं पर काम शुरू हो गया है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है और ड्रिलिंग से पहले क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है।
वहीं उत्तरकाशी के गंगनानी में प्रदेश की पहली प्रस्तावित जियोथर्मल विद्युत परियोजना शुरुआती चरण पार कर चुकी है। आइसलैंड की कंपनी वर्किस ने UJVNL की इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी है। दोनों प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे कंट्री में पहला राज्य है हम जियोथर्मल एनर्जी के पॉलिसी बनाने वाले हैं। और अभी इवन भारत सरकार के गैर ऊर्जा या गैर पारंपरिक मंत्रालय जो है, गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय है, उनकी भी पॉलिसी अभी नहीं बनी है। और उसके बाद हमने जो सबसे पहला प्री फीसिबिलिटी स्टडी किया था, ये तपोवन एरिया में किया था, जो कि आपको नीति वैली में चमोली जिले में पड़ता है। और उसके जो पहला प्रोजेक्ट का जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग का काम होना है, उसको UJVNL को हमने अलॉट किया है। जो चूँकि ये एक नया स्रोत है, तो स्टेट का जो अपना एजेंसी है उनको लीड रोल प्ले करना चाहिए और उनको अलॉटमेंट किया है। अभी हमने हमारी पॉलिसी में एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के लिए 3 करोड़ का रुपया भी रखा है, वो भी मनी भी हम लोग उनको रिलीज कर देंगे। और आइसलैंड के जो वर्किस करके कंसल्टिंग कंपनी है, वो मदद करेगा, टेक्निकल मदद UJVNL को, बाकी एग्जीक्यूशन UJVNL करेगा। खास बात यह है कि भारत सरकार का गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय अभी तक जियोथर्मल ऊर्जा नीति नहीं ला पाया है, लेकिन उत्तराखंड इस दिशा में सबसे आगे है। राज्य सरकार ने ड्रिलिंग और DPR के लिए 3 करोड़ रुपए भी आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश भर में जियोथर्मल ऊर्जा के लिए 90 से अधिक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। आने वाले समय में इन पर भी काम किया जाएगा। शुरुआती तौर पर तपोवन में 3 मेगावाट और गंगनानी में 10 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है। अभी जो प्री फीसिबिलिटी है, उसमें एक 3 मेगावाट का पोटेंशियल उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ये 3 मेगावाट का पोटेंशियल आपको बिल्कुल सरफेस में जो टेम्परेचर मिलता है ना, उसके बेसिस पर है। अब अगर जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग की मैंने बात किया था, इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग है। उसमें किस डेप्थ पर क्या टेम्परेचर हमें मिलता है, उसके बेसिस पर ही पता चलेगा कि कितने मेगावाट और इसमें संभावना है। मैं केवल तपोवन साइट की बात कर रहा हूँ, ऐसे 90 साइट हैं पूरे उत्तराखंड में, और ये शुरुआती स्टेज है हमारी, लेकिन ये भविष्य में स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स बन सकता है। तो आज हम लोग एक बेबी स्टेप उसमें ले रहे हैं। जियोथर्मल ऊर्जा को लेकर उत्तराखंड की कवायद नई नहीं है। UJVNL आइसलैंड की कंपनी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में जियोथर्मल एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।